Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और आज तुम हेडिंग डाल दो फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं। मजेदार इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूँ और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से बनते हैं। तो पहले टॉपिक में आते हैं जो है मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज को हम फॉरेक्स भी कहते हैं, याद कर लो शॉर्ट फॉर्म के लिए। फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है? लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रेट एक ऐसा रेट होता है जिससे हम एक करेंसी को एक्सचेंज कराते हैं दूसरी करेंसी के बदले, जो क्या होती है फॉरेन करेंसी। अब मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, इंडियन रुपीज हैं, तुम अमेरिका गए और वहां कोई सामान खरीदा, 10 रुपए दोगे क्या? वहां तो डॉलर दोगे। तो ये डॉलर आते कहां से हैं? ये डॉलर तुम एक्सचेंज कराते हो। मार्केट्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहां से एक्सचेंज करा सकते हो। लेकिन अभी हमारा वो कंसर्न है नहीं। हमें बस ये जानना है जब हम 10 रुपए देंगे उन इंस्टीट्यूशन को, हमें कितने डॉलर देंगे। वो डॉलर का रेट डिसाइड होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट से। जैसे एक डॉलर की वैल्यू जब मैंने चेक करी थी वो थी इंडियन रुपीज में 90.96 रुपीज। मतलब जब तुम बैंक को या इंस्टीट्यूशन को 90 रुपए और 96 पैसे दोगे, वो तुम्हें $1 देगा सिर्फ। तो इस रेट को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड विद फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे करते हैं? कौन बताएगा कि $1 90 रुपए का होगा या 80 रुपए का होगा? तुम सुनते होगे रुपया गिर गया है या रुपया उड़ गया है। तो ये सारी चीजें डिसाइड कैसे होती हैं? मेनली 3 टाइप से डिसाइड होती हैं। पहला होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, सेकंड है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। अभी होते क्या है, एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में। जो ये रेट्स बताए मैंने, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट है, मतलब डिसाइड कैसे करेंगे रेट क्या रखें किसी एक करेंसी का दूसरी करेंसी के अगेंस्ट में। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है, ये एक टाइप का सिस्टम होता है। सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करेगी कि तुम्हारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी। जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया, कल मोदी जी टीवी में आए और उन्होंने कहा कि आज से $1 $1 के बराबर हो जाएगा, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा। लेकिन इसमें एक कैच है। इसके अंदर क्या होता है, हर कंट्री को अपनी जो करेंसी की वैल्यू है वो गोल्ड की टर्म्स में बतानी पड़ेगी। जैसे मान लो इंडिया ने कहा, ये है इंडिया, मेरे जो $1 हैं, $1 की वैल्यू होगी 1 ग्राम गोल्ड के बराबर। अब वहीं पे को अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने कहा मेरे $1 की वैल्यू होगी 10 ग्राम गोल्ड के बराबर। तो इससे हमें क्या पता लगता है, अगर हमें $1 चाहिए तो हमें 10 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा। 10 ग्राम गोल्ड को अब हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। एक रुपया अगर 1 ग्राम गोल्ड के है तो 10 ग्राम गोल्ड के इक्वल कितना रुपया होगा? 10 रुपया होगा। तो 10 रुपीज जब हम अमेरिका को देंगे तब जाके हमें $1 मिलेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है वंडा। इसको करते हैं इरेज और आगे पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है, देखो या तो गोल्ड में कन्वर्ट करो या सिल्वर में, कोई भी प्रीशियस मेटल में कन्वर्ट करो तुम्हारी करेंसी की वैल्यू से हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहेंगे। और इसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से फैसला ले सकती है कि मान लो 10 ग्राम गोल्ड रखा था, अमेरिका ने अब कह दिया कि अब हम 10 ग्राम नहीं रख रहे हैं, 20 ग्राम कर दे रहे हैं, अब तुम एक्सचेंज करते रहो हमसे करेंसी। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत होता है इसमें। सेकंड है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इंडिया भी यही सिस्टम फॉलो करते हैं और सारी कंट्री ऑलमोस्ट यही सिस्टम फॉलो करती है। इसके अंदर क्या होता है, refers to a system in which exchange rate is determined by forces of demand and supply। डिमांड एंड सप्लाई कितनी है उस करेंसी की, उसके बेसिस में डिसाइड करेंगे कौन सी करेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। जैसे डॉलर है, डॉलर की अगर मांग ज्यादा होगी, सारी कंट्री मांगेगी कि मेरे को डॉलर चाहिए, इसकी वैल्यू बढ़ते रहेगी। और अगर सप्लाई भी कम हो गई, डिमांड तो ज्यादा है, ये सप्लाई कम हो गई तो और बढ़ेगी इसकी वैल्यू। वहीं पे को अगर उल्टा हो जाए तो डॉलर की डिमांड ही नहीं है अब, तो इसकी वैल्यू गिर जाएगी। और सप्लाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन डिमांड है ही नहीं, तब भी इसकी वैल्यू गिर जाएगी। एग्जांपल देता हूं, मार्केट में मान लो बहुत सारा टमाटर आ रखे, तुम्हें चाहिए ही नहीं है, घर भर गया है तुम्हारा टमाटरों से, तो दुकानदार क्या करेगा, अरे यार टमाटर तो निकालने हैं, मैंने सस्ते में निकाल देता हूँ, मैंने 10 रुपए का खरीदा तो 12 रुपए में बेच देता हूँ, तो सस्ते में निकालेगा वो चीजें। अमेरिका भी यही करेगा। डॉलर की डिमांड अगर कम हो गई, सप्लाई और ज्यादा है, क्योंकि जो टमाटर वाला एग्जाम्पल है, टमाटर ज्यादा है, तो अमेरिका क्या करेगा, ले जाओ भाई करेंसी, ले जाते रहो मेरी, सस्ते में ले जाओ। वैसे ही सेम है बाकी करेंसीज के लिए भी। तो इसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि सारा जो रेट है वो डिसाइड होती है आपकी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अगेंस्ट में। जितनी ज्यादा डिमांड या सप्लाई, उसके बेसिस में हम कन्वर्ट करेंगे कि हमारी एक्सचेंज रेट क्या रहेगी।
लास्ट है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, फर्स्ट का और सेकंड का। कैसे? सबसे पहले तो जो डिमांड और सप्लाई है उसके बेसिस में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारी करेंसी की वैल्यू क्या रहेगी। सप्लाई अगर ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर जब बढ़ गई है, मान लो कंट्री को कम करनी है, बहुत सी कंट्री करती है कम, हम पढ़ेंगे क्यों। कंट्री को कम करनी है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरवेन कर सकती है। गवर्नमेंट या वहां का सेंट्रल बैंक वो आएगा कि यार कम कर देते हैं इसकी वैल्यू, एक पेपर में साइन करेंगे कि आज से इस करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है इसमें। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल बैंक, और इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम भी कहा जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा डिक्रीज एंड इंक्रीज ऑफ करेंसी वैल्यू। किसी भी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है तो उसे कहेंगे क्या हम? हमने ये तो डिसाइड कर दिया कि भाई हम वैल्यू ये रखेंगे करेंसी की, अगर बढ़ गई या डिक्रीज हो गई वो बात की बात है। अगर बढ़ गई तो ये रहेगी, कम हो गई तो ये रहेगी। लेकिन अगर बढ़ गई तो स्पेसिफिक प्रोसेस को हम कहेंगे क्या? तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले करेंसी डेप्रिसिएशन। कभी भी करेंसी की वैल्यू गिर जाए किसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट में, उसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब गिरना ही होता है। इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी करेंसी, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट में। ये और सिंपल भाषा में कहें, व्हेन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड फॉल्स, डिमांड जब कम हो जाए और सप्लाई बढ़ जाए एज कंपेयर टू सप्लाई, डिमांड कम हो, उसे हम डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहेंगे। अब यहाँ पे तो डिमांड एंड सप्लाई आ रहा है। हमने क्या पढ़ा था? गवर्नमेंट भी कम कर सकती है। जब गवर्नमेंट वैल्यू गिरा दे उसे हम कहेंगे डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन। अब है करेंसी एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का बिल्कुल उल्टा है। करेंसी की वैल्यू अगर बढ़ जाए, डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए तो उसे हम करेंसी एप्रिसिएशन कहेंगे। इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। और नीचे डिमांड एंड सप्लाई वाला एग्जांपल दे रखा है। लेकिन अब गवर्नमेंट बढ़ा दे करेंसी की वैल्यू, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रीवैल्यूएशन। Revaluation. So when there is government intervention in decreasing the value of currency, it is known as devaluation. And when the government is increasing the value of its currency, it is known as revaluation. आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक था ये। आगे है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड एंड सप्लाई कब कब चाहिए होती है हमें फॉरेन एक्सचेंज की? हम बात तो कर रहे हैं कि डिमांड ज्यादा होगी या सप्लाई ज्यादा होगी, लेकिन कब और कैसे होगी? डिमांड मतलब होता है जरूरत। हमें फॉरेन करेंसी कब कब चाहिए होगी? जब हम इंपोर्ट कराएं सामान, तुम अमेरिका से सामान मंगाओगे, इंडियन रुपीज दोगे क्या अमेरिका को? नहीं, वहां डॉलर चाहिए होगा। तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। जितना ज्यादा इंपोर्ट हम अमेरिका से कराएंगे, डॉलर उतना मजबूत होगा उनका। सेकंड है टूरिज्म। जब हम अमेरिका में जाएंगे घूमने के लिए टूरिस्ट बन के, वहां इंडियन रुपीज तो देंगे नहीं, डॉलर देंगे, तो टूरिज्म से भी डिमांड आएगी, मतलब हमें जरूरत पड़ेगी फॉरेन करेंसी की। फिर है यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंट टू अब्रॉड। हमें कोई गिफ्ट भेजने हो अब्रॉड, पैसे मॉनिटरी गिफ्ट भेजने हो तो डॉलर ही भेजेंगे, इंडियन रुपीज नहीं भेजेंगे। परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन करेंसी। कोई एसेट खरीदा हमने फॉरेन करेंसी में, मान लो मेरे को एक जमीन बहुत पसंद आई अमेरिका में, मैंने खरीद ली, इंडियन रुपीज तो नहीं दूंगा, डॉलर ही दूंगा, तो वहां पे को भी डिमांड बढ़ जाएगी डॉलर की। लास्ट है रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। अगर मैंने, जनरली तो गवर्नमेंट ही लेती है इंटरनेशनल लोन, किसी और कंट्री से लोन ले लिया, आप चुका रहे हैं, चुकाते समय उनकी करेंसी यानी उस देश की करेंसी में पेमेंट करेंगे। अब सप्लाई कब कब चाहिए होगी? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई मतलब कब हमारे पास आएगी फॉरेन करेंसी, जाएगी नहीं। डिमांड मतलब क्या होता है? जरूरत। जरूरत मतलब हमें चाहिए है ताकि हम उसे खर्चे कर सकें, और खर्चे करेंगे तो करेंसी जाएगी। सप्लाई का मतलब होता है आएगी कब हमारे पास फॉरेन करेंसी। सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं पेन का कलर करता हूं यहाँ पे कुछ चेंज, ग्रीन कलर। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स एंड सर्विसेज बाहर देश को भेजेंगे हम, तो हमें किस में पेमेंट करेंगे? डॉलर में तो करेंगे नहीं, क्योंकि इंडिया के लोग तो रुपया लेंगे, लेकिन रुपया भी तो एक्सचेंज कराना पड़ेगा, उनके पास तो डॉलर ही होगा। वो कहेंगे इंडिया में आके, अरे इंडिया वाले बैंक, मैं तुम्हें डॉलर देता हूँ, तुम मुझे इंडियन रुपीज दे दो ताकि मैं एक्सपोर्ट की पेमेंट कर पाऊँ। तो एक्सपोर्ट की पेमेंट करेंगे इंडियन रुपीज में, लेकिन वो डॉलर कहाँ गया? इंडिया के बैंक में। तो एक्सपोर्ट में हमारे पास सप्लाई आएगी। सेकंड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बाहर के लोग इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट करें, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप की हो सकती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तुम अभी ये समझो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करें, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जो एसेट्स खरीदे, जमीन खरीदे, बिल्डिंग खरीदेंगे, हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या।
यूनिलैटरल ट्रांसफर, अब उन्होंने हमें कोई गिफ्ट भेजा, कोई पैसा भेजा, तो उस वजह से भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम दूसरी कंट्री से, बाकी जो बचे हुए देश हैं उनसे पैसा लें, लोन लें, तो हमारे पास तब भी फॉरेन करेंसी आएगी। एंड ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड, ये सेम चीज ही हो गई है, यूनिलैटरल ट्रांसफर, ग्रांट या डोनेशन आ गई अब्रॉड से हमारे पास, तब भी हमारे पास करेंसी आएगी। नेक्स्ट है बीओपी एंड बीओटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं क्या है? Balance of payment refers to a systematic record of all international economic transaction between a normal resident of a country and rest of the world. ये एक रिकॉर्ड होता है, जैसे तुम अकाउंट्स में लेजर और बाकी अकाउंट्स बनाते हो, सारा रिकॉर्ड होता है। इसमें भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी सारा रिकॉर्ड होता है, लेकिन किस चीज का? एक जो कंट्री में तुम्हारा आदमी रह रहा है उसका और बाकी देश जो हैं उनके बीच अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रखी है पैसों से रिलेटेड, वो सारा रिकॉर्ड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। इट यूजेस डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आते हैं, मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड रहेंगी इसकी, और इसके अंदर दो अकाउंट आते हैं मेनली, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ये तुमने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा तो ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम मतलब गुड्स, सर्विसेज नहीं आएंगी क्योंकि सर्विसेज दिखती नहीं है। तो जब मैं एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दूं, मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल जाएगा, इतना सिंपल है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे, दूसरी कंट्री के साथ करेंगे हम, दूसरी कंट्री के साथ जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, कोई ट्रांजेक्शन इंक्लूड हो रही है इसके अंदर? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिल्कुल हो रही है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसा सुना सुना नहीं लग रहा है क्या? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक हिस्सा होता है। इतना सिंपल था ये। आगे बढ़ते हैं, आगे है कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। ये क्या होता है थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, इसके अंदर चीजें क्या आती हैं। करेंट अकाउंट में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, गुड्स और सर्विसेज दोनों का आता है। एक्सपोर्ट भी आएगा, इंपोर्ट भी आएगा, उसके साथ साथ यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब वन साइडेड ट्रांसफर, एक ही तरफ से होंगे, दूसरी साइड से नहीं। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, करेंट अकाउंट के अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। मेन है कैपिटल अकाउंट, बहुत एमसीक्यू और बहुत क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड होता है? ऐसी ट्रांजेक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो या तो एसेट या लाइबिलिटी में चेंज लाएं, या तो एसेट बढ़ाएं या गिराएं, या लाइबिलिटी बढ़ाएं या गिराएं, वो सारी ट्रांजेक्शन आएंगी कैपिटल अकाउंट में। एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या क्या आएगा इसके अंदर? बोरोइंग्स आएंगी, अगर तुमने कोई लोन ले रखे दूसरी कंट्री से, लाइबिलिटी बढ़ गई तुम्हारी। लेंडिंग्स, लेंडिंग्स मतलब इस बार तुमने दिया है दूसरी कंट्री को लोन, तो तुम्हारे एसेट बढ़ गए, डेटर है लेंडिंग। उसके बाद इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट अगर अब्रॉड को करी, एसेट हो गए और मान ले अब्रॉड ने हमारे वहां इन्वेस्टमेंट करी, तब भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी और हमें फायदा होगा। अब इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी पढ़ाया था, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट में तुम इन्वेस्ट करो, जैसे इंडिया का स्टॉक मार्केट है वैसे ही अमेरिका का अलग होता है स्टॉक मार्केट, लंदन का अलग होता है, तो इंडिया का आदमी अगर अमेरिका के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे उसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट खरीदो तुम उस कंट्री में और तुम्हारे पास पूरा कंट्रोल होगा वो एसेट को कंट्रोल करने का। मतलब तुमने लैंड खरीदी, लैंड खरीद ली, तुम्हारे पास पूरा कंट्रोल है, वो लैंड में कुछ भी कर सकते हो तुम, इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई। जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में आके अपने ऑपरेशन करते हैं, जमीन खरीदते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, नौकरी देते हैं लोगों को, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। ऑटोनोमस आइटम्स होते क्या हैं? मैंने यहाँ ट्रांजेक्शन का आइटम्स है। ऑटोनोमस आइटम्स होते क्या हैं? वो सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ही आएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होंगे। मजे की बात ये है, विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कोई इकोनॉमिक मोटिव के रहते जो ट्रांजेक्शन करे हो उसे हम ऑटोनोमस आइटम कहेंगे। जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, अगर तुमने एक्सपोर्ट करा है तुम्हारे पास पैसा आएगा, तो वो ऑटोनोमस आइटम हो गया एक तरीके का तुम्हारा। कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन जो तुम्हें फायदा पहुंचा रहे हो, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं अल्टीमेटली, लेकिन मकसद उसका फायदा पहुंचाने का होता है। फिर है अकोमोडेटिंग आइटम। अकोमोडेटिंग आइटम वो आइटम होते हैं, या यूं कह लो ट्रांजेक्शन होती हैं जो करी जाती हैं ताकि हम जो गैप है बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो कम कर पाएं, यानी डेफिसिट और सरप्लस अगर है तो उसे कम कर पाएं। मैंने तुम्हें बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग सिस्टम करता है फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है इसकी। अब अकाउंट्स में याद करो, क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाए और डेबिट साइड कम आ जाए तो इसका मतलब प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को हम सरप्लस भी कह सकते हैं। सरप्लस मतलब ज्यादा, ज्यादा क्या, पैसा ज्यादा हो गया हमारे पास। अब डेबिट साइड ज्यादा आ गई हो, क्रेडिट साइड कम हो गई है, तो इसको हम कहते हैं लॉस, और लॉस को हम कहते हैं डेफिसिट। डेफिसिट राइटिंग एडजस्ट कर लेना, ऐसा ही लिख पा रहा हूं अभी।
लेकिन हमने ये भी पढ़ा है अकाउंट्स में, डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल आती है, तो कभी भी प्रॉफिट हो हम डेबिट साइड में पार्टनर को बांट देते हैं, या लॉस हो तो क्रेडिट साइड में पार्टनर को बांट देते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो पार्टनर होते नहीं है, तो एडजस्ट कैसे करेंगे, इक्वल कैसे करेंगे सारी ट्रांजेक्शन। तो हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में वो चीजें आती हैं जिससे हमारे पास पैसा जा रहा हो बाहर को। जैसे हमने इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा हमारे वहां से। और यहाँ क्रेडिट साइड में एक्सपोर्ट आ गया, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है, कोई भी पैसा आ रहा होता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इंपोर्ट मान लो हमने करा 100 रुपए का और एक्सपोर्ट कर दिया 150 रुपए का, अब 50 का डिफरेंस आ रहा है, तो कंट्री क्या करेगी, अब कंट्री कहेगी ओहो डिफरेंस आ रहा है, हम 50 का इंपोर्ट और करा लेते हैं। कंट्री नहीं कहेगी, गवर्नमेंट कहेगी, तो गवर्नमेंट 50 का इंपोर्ट और करा लेगी यहाँ एडिशनल, और इसको तब हम कहेंगे अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन या अकोमोडेटिंग आइटम, ताकि जो गैप है वो कवर हो जाए, दोनों इक्वल आ जाए, ये भी 150 आ जाए और ये भी 150 आ जाए। अकोमोडेटिंग आइटम इतना सिंपल था, खामखा लोग इसे कॉम्प्लिकेट करते हैं। आगे हमारे पास कुछ नहीं है, वीडियो यहीं तक है और तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो गया है कंप्लीट ये सीरीज में। अब तुम्हें इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे निखिलेश सर, तब तक हम करते हैं अकाउंट्स को स्टार्ट। अकाउंट्स में भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आने वाला हूं मैं, तो वीडियो में बने रहना। वीडियो अगर पसंद आई है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर दो।